रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज का मुद्दा है पूर्वोत्तर रेलवे मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के CWM का ट्रांसफ़र। ये महाशय, जैसा कि सबको पता है, लगभग 6-6.5 साल तक GM के सेक्रेटरी रहे। उसके पहले गोंडा लोकोसेड में एज ए सीनियर DME पोस्टेड रहे। ऐसे कई पदों पर रहते हुए ये GM के सेक्रेटरी बन गए और लंबे समय तक सेक्रेटरी रहे। जुगाड़ ऐसी है कि चूँकि कई सारे GM के साथ काम किया तो सबके साथ दोस्ताना संबंध भी हो गए और वो एक दूसरे को हेल्प भी करते रहे। उसी के परिणाम स्वरूप GM ऑफिस से उठ करके बगल में ही CWM बन गए मैकेनिकल वर्कशॉप में। और मैकेनिकल वर्कशॉप के अंडर में स्टोर डिपो वगैरह ये सब आते हैं, सारी यूनिट, जिनके ऑफिसर उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। देखने को भले ही वो अलग अलग रहते हैं। बहरहाल करीब 1 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया था RDSO की ED क्वालिटी एश्योरेंस कलकत्ता की पोस्ट पर। मगर पहले जैसा बताया गया, पहले उन्होंने कई सारे GM से, पूर्व GM जो अभी 31 अगस्त को रिटायर हो गई, उनको फ़ोन करा दिया। उन्होंने कंसर्न PHOD से कह दिया कि भाई ठीक है, जब तक हम हैं तब तक रहने दो। इस तरह चलता रहा। जबकि खबर ये है कि PHOD उनको तुरंत रिलीव करने पर सहमत थे, हैं, आज भी रहे। और यही वजह रही कि जैसे ही ये मैटर इस पृष्ठभूमि में बाहर आया कि एक तरफ वर्कशॉप में खड़ी पावर कार में आग लग गई, बड़ा नुकसान हुआ। बताते हैं लगभग आधी वर्कशॉप जलकर खाक हो गई। तो केवल पावर कार नहीं जली, वर्कशॉप भी जल गया, बड़ा नुकसान हुआ। और इस तरह से इस कंट्रोवर्सी के परिप्रेक्ष्य में, इसकी पृष्ठभूमि में, जब इस मैटर को हाईलाइट किया गया कि भाई इतने लंबे समय से ये अंडर ट्रांसफ़र हैं, इनको रिलीव क्यों नहीं किया गया, तो तमाम सारी बातें सामने आई। मगर इस ट्विटर पोस्ट, X पोस्ट का परिणाम ये हुआ कि अगले दिन ही उन्हें रिलीव कर दिया गया। मगर एक दिन पहले उन्होंने एक SSE को सस्पेंड कर दिया, वो भी GM इंस्पेक्शन के 4-5 दिन बाद। बताया गया कि GM इंस्पेक्शन हुआ था 4-5 दिन पहले, तो उसमें उस शॉप में कोई कमी पाई गई या कुछ साफ सफाई की कमी पाई गई। मगर ये सुनिश्चित करना, जब GM का इंस्पेक्शन शेड्यूल हो, तो ये सुनिश्चित करना वर्कशॉप के शीर्ष अधिकारी की जिम्मेदारी है कि सब कुछ व्यवस्थित हो, जो CWM ने नहीं किया। तो अगर किसी को सस्पेंड किया जाना चाहिए था तो वो ऑन द स्पॉट GM के द्वारा CWM को और कंसर्न जो भी उनके नीचे अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए था।
मगर जैसा मैं बार बार कहता हूँ, इतना मादा, इतना हिम्मत, इतनी साहस, इतना आत्मबल किसी जीएम में नहीं बचा है। और वर्तमान लुक आफ्टर जीएम एनईआर में तो बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी है उनके अंदर, और यही वजह रही कि वो प्रॉपर एक्शन इमीडिएट ऑन द स्पॉट नहीं ले पाए। उसके रिपरकशन सामने आए कि भाई किसी को तो बलि का बकरा बनाना है, तो एक एसएससी को बना दिया गया। और यही होता है सिस्टम में, सबसे निचला आदमी ही भुक्तभोगी होता है, गलती किसी की भी हो। इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं। पावर कार में आग लगने और आधा वर्कशॉप जल जाने की जांच कमेटी बनाई गई है, ऐसा बताया गया। कमेटी की रिपोर्ट आती रहेगी, तब तक सब भूल जाएंगे और रफा दफा हो जाएगा। लुक आफ्टर जीएम की जगह कोई प्रॉपर जीएम आ जाएगा, फिर सब चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। जब वो 10 जीएम से अपने ना रिलीव होने के लिए फ़ोन करा सकते हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये वो जाने और जीएम जाने। मगर ये भी चर्चा में आया कि चूंकि वर्तमान लुक आफ्टर जीएम जो आरडीएसओ के डीजीपी हैं, उन्हीं को लुक आफ्टर चार्ज, एडिशनल चार्ज दिया गया है पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम का, उन्हीं के अंडर में पोस्टिंग हुई है उनकी। तो बताया गया कि उनको भी फ़ोन करा दिया गया कि दोनों तरफ से किसी को रिलीव ना करो, फिलहाल जो चल रहा है चलने दो। तो उनके ज्वाइनिंग के बाद भी लगभग 15 दिन बीत गए, नहीं रिलीव हुआ। अब उसके बाद इस कंट्रोवर्सी की पृष्ठभूमि में जो तमाम विवाद सामने आए, उसमें सबसे बड़ा विवाद एनपीएस यानी पेंशन खाते के एक प्राइवेट फॉर्म में ट्रांसफ़र किए जाने की, और ये लगभग 2 अरब रुपए की रकम एक मुश्त उस प्राइवेट फॉर्म को ट्रांसफ़र कर दी गई, जो रिकॉर्ड में है बिरला सन लाइफ। और किसी से कोई कंसेंट नहीं लिया गया। मैंने कुछ अधिकारियों से भी बात किया, कई सारे कर्मचारी भी इस बात से सहमत, किसी की कोई सहमति, प्रायर सहमति नहीं ली गई। और चूंकि एडमिन इसका पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, उसके अधिकारी होते हैं, तो सीडब्ल्यूएम के नीचे हैं, और साथ में अकाउंट्स वाले होते हैं, वो भी उनके नीचे हैं। इन दोनों को मिला लिया और तीनों ने मिलकर के लगभग 2 अरब रुपए की पेंशन राशि बिरला सन लाइफ को सौंप दी, खाते ही सौंप दिए सारे। और एक कर्मचारी की सतर्कता की वजह से, सजगता, जागरूकता की वजह से ये घोटाला पकड़ में आया। कुछ रिवर्स हुआ है, मगर पूरा रिवर्स नहीं हुआ, ये अभी भी मामला चल रहा है। और लगभग सभी अधिकारी जिनके खाते पेंशन के, एनपीएस के बिरला सन लाइफ में ट्रांसफ़र हुए, वो सब जानते हैं और सब इस बात से सहमत हैं कि ये मामला सीधे सीधे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का है। और अभी आज ही एक फीडबैक आई कि सीडब्ल्यूएम और डिप्टी सीएमई का ट्रांसफ़र सीबीआई की रिकमेंडेशन पर हुआ है, मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये तर्कसंगत नहीं लगता है। तर्कसंगत इसलिए नहीं लगती है ये बात कि सीबीआई की रिकमेंडेशन पर हुआ है ये ट्रांसफ़र दोनों का। वो इसलिए नहीं लगता है कि अगर सीबीआई की रिकमेंडेशन होती तो ईडी क्यूए
कलकत्ता की पोस्ट पर इनकी पोस्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो पोस्ट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी वैगन इंडस्ट्री उस पोस्ट से जुड़ी हुई है, और जो काम इन्होंने यहाँ किया है, मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हो गए वर्कशॉप में और पूर्वोत्तर रेलवे में कर्मचारियों के बीच। तो ऐसे ही नहीं हो गए, क्योंकि इनकी हरकतें ही वैसी रहीं। और स्टोर है उनके अंडर में, स्टोर डिपो है गोरखपुर का उनके अंडर में, और भी जो डिवीज़न में है। तो उनका जो ये सारा रिकॉर्ड सामने आया, उसे देखते हुए उसकी पृष्ठभूमि में QA RDSO की ED QA की पोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, बड़ी कमाई वाली पोस्ट है। और ये ED QA की पोस्टें जो डिफरेंट जगह पर हैं RDSO की, ये बड़ी कमाई वाली पोस्टें हैं। इनमें लोग 10 साल बैठे हैं। अभी किसी ने बताया, एक वेंडर ने मैसेज आया कि हैदराबाद में जो ED QA बैठा है उसको लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए, और वो केवल एक वेंडर जो आज भारतीय रेल में सबसे बड़ा हो गया है, रेलवे बोर्ड की कृपा से, वरद हस्त से, केवल उसके लिए बैठाया गया, उसकी पसंद से बैठा हुआ है लगातार 10 साल 12 साल से। तो कलकत्ता की पोस्ट में भी इससे पहले लंबे समय तक काफ़ी लोग रहे हैं, कई लोग रहे हैं। हमने इस बारे में लिखा भी कई बार, और भी कई जगह की पोस्टें बड़ी इम्पॉर्टेंट पोस्टें हैं। तो CBI की रिकमेंडेशन पर अगर हुआ होता ये ट्रांसफ़र, तो ED QA RDSO कलकत्ता की पोस्ट नहीं मिलती। फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। जो सिस्टम चल रहा है सोर्स, सिफारिश और पहुंच का, जिसकी जितनी बढ़िया पहुंच है उसकी उतनी बढ़िया पोस्टिंग है, ये चल रहा है और लंबे समय से चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि शुरू के 1-2 साल छोड़ दिए जाएं, तो पिछले 8-10 साल से चल रहा है यही काम। और जब से सो कॉल्ड 360 डिग्री आया है IRMS के नाम पर, तब से तो बिल्कुल मनमानी हो गई है, पिक एंड चूज हो गया है। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगभग सारे ही अधिकारी इस बात से सहमत हैं। ये बड़ा मामला है, बड़ा घोटाला है। 2 अरब की राशि कम नहीं होती है। भले ही उसमें ज़्यादातर लौट आए हैं, 28-30 करोड़ बाकी रह गए हैं, मगर ये 28-30 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम है। ये हुआ क्यों? बिना किसी की पूर्व अनुमति, पूर्व सहमति के किसी कर्मचारी अधिकारी की। आप कौन होते हैं उसका खाता ट्रांसफ़र कर देने वाले? आप कस्टोडियन हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकते हैं उसके खाते के। और ये काम हुआ है तो CWM की मिलीभगत से, APO DPO जो भी SPO वर्कशॉप में है उसकी वजह से, और जो सीनियर AFA वर्कशॉप में है वो उसकी मिलीभगत से। यहाँ एक बात और ध्यान में आई है, बताई गई, और बड़ी कंट्रोवर्सी है उसमें भी। कई सारे उनके चाहने वाले, शुभचिंतक या बेनिफिशरी उनके फ़ोन करके बोल चुके उनको बख्श दो, वो हमारे बड़े चहेते हैं, प्रमोटी हैं, प्रमोटियों के बड़े चहेते हैं, प्रमोटियों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं, बड़ा हेल्पफुल हैं। तो जो सीनियर AFA है उसको एक OS जो रिटायर हुआ, मगर उसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, क्रिमिनल केस पेंडिंग है, विचाराधीन है। और नियमानुसार ऐसी परिस्थिति में जब किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई केस कोर्ट में विचाराधीन होता है, तो उसकी DCRG रिलीज नहीं होती है,
कंप्यूटेशन उसका रिलीज नहीं होता है। ये हमने अपनी थ्रेड में एक्स पर लिखा है, ये सारा डिटेल। मैं एक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप पूरी एक्स थ्रेड देख सकते हैं। तो उस कंट्रोवर्सी में, उस करप्शन के मामले में, नियम के भंग के मामले में, नियम के विरुद्ध काम करने के लिए इस सीनियर एफए को ट्रांसफ़र किया गया था वर्कशॉप से बाहर। मगर फिर चूंकि ये सब कमाऊपूत हैं, ये कमा के देने वाले लोग हैं, चापलूस लोग हैं, वही सीखते हैं, वही सीखते हुए आते हैं ग्रुप बी में। मगर अफसर बन जाने के बाद कभी अफसर लाइक क्वालिटी नहीं आती है इनमें। एक आध अपवाद हो सकते हैं, मगर अमूमन ग्रुप बी में जितने भी डिपार्टमेंटल प्रमोटी हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में देखने को मिलती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं बहुत नज़दीक से इन लोग को जानता हूं। तो इस सीनियर एएफए को ट्रांसफ़र किया गया, फिर से पोस्टिंग ले ली, फिर से वही हरकतें चालू हो गई। क्योंकि सीडब्ल्यूएम का बरदस्त है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई आशंका नहीं है किसी प्रकार की। फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। आप हेकड़ी भी दिखाएंगे और चोरी भी करेंगे, सीना भी चोरी करेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है सिस्टम में। कोई ना कोई तो आपसे नाराज होगा। और आज सोशल मीडिया के टाइम में हर किसी के पास में अपनी आवाज़ है, अपने शब्द हैं, अपनी भाषा है, तो वो बात सामने आने लगी। तो इस तरह सीडब्ल्यूएम ने बहुत सारे घोटाले किए। उनकी अगर एक सिरे से जांच हो इस मामले में, एनईआर का विजिलेंस बहुत लचर रहा है। वहाँ तो एक डिप्टी सीवी और ट्रैफिक के खिलाफ कोर्ट में मामला पेंडिंग है करप्शन का, फिर भी उसको अभी तक वहाँ बेशर्मी के साथ बैठा के रखा गया है कि कहीं विजिलेंस की नाक न कट जाए। तो यह तो हाल है विजिलेंस का। पूर्व एसडीजीएम स्टोर वाले मामले में, स्टोर डिपो के मामले में घालमेल कर गए, झूठ बोल गए, साफ साफ झूठ बोल गए, और वहीं से उठ करके वहीं पीसीई बन गए। ये भी एक गलत परंपरा है। उसी रेलवे में एसडीजीएम को उठा करके आप पीएचओडी बनाएंगे उसके डिपार्टमेंट में, ये गलत परंपरा है। और ऐसा कई जगह हुआ है, जो नियम के विरुद्ध भी है, नैतिकता के विरुद्ध भी है। ऐसा क्यों होना चाहिए? और आपको वहीं पर पोस्टिंग क्यों लेनी चाहिए? आपको भी तो कम से कम थोड़ी नैतिकता दिखानी चाहिए। आप किस चेहरे से, किस मुंह से आप लोगों को फेस करेंगे? कैसे नज़र उठा के, नज़र मिला करके उनसे बात कर पाएंगे? चाहे अपने समकक्ष पीएचओडी हो, एचओडी हो, चाहे नीचे के मातहत कर्मचारी हो, सुपरवाइजर हो, आप उनको कैसे ज्ञान दे पाएंगे? आज आप दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो ज्ञान देने से तो बाज नहीं आते हैं, मगर ज्ञान के अनुरूप वो आदर्श आचरण ना आप खुद करते हैं, न करने के लिए अपने मातहतों को प्रोत्साहित करते हैं, तो सिस्टम सुधरेगा कैसे? और यही वजह रही कि सीडब्ल्यूएम 3 साल से ज़्यादा समय तक बैठकर आपकी नाक के नीचे फुल करप्शन, फुल मनमानी करते रहे, और आपके सिर में जूं तक नहीं रहेंगी। कोई नतीजा नहीं है सामने। अगर आपने कोई जांच की भी है तो उसका नतीजा कहाँ है? चीफ ओएस या ओएस वाले मामले में, जिसका हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस पेंडिंग है,
उस मामले में भी आपने क्या किया? डिप्टी सीबीओ ट्रैफिक जिसके खिलाफ खुद कोर्ट में विचाराधीन है मामला, क्या ये नैतिकता का तकाजा नहीं है कि उसको उठा करके बाहर किया जाता इमीडिएटली? मगर नहीं किया गया। 3-3, 4-4 एसडीजीएम बदल गए, 3-4 जीएम बदल गए, किसी में नैतिकता का कोई तकाजा नहीं आया। इतना आत्मबल, इतना आत्मसम्मान, सेल्फ आत्मसम्मान नहीं आया कि उसको उठा के बाहर करते। क्यों नहीं किया गया? ऐसा नहीं कि कोई चीज छिपी हुई है, सोशल मीडिया पर ये सब कुछ लिखा जा चुका है। सीपीआरओ 6 साल तक बैठा हुआ है, आपके कान में जू नहीं रेंगती है। आप जीएम को एडवाइस नहीं करते हैं कि इसको हटाइए, चेंज करिए, समय पर रोटेशन करिए। आपका दायित्व क्या है? आपकी नैतिक जिम्मेदारी और पद की जिम्मेदारी क्या है? एज पर सीबीसी रूल, सीबीसी गाइडलाइन, आप क्यों नहीं उसका अनुपालन करते हैं और करवाते हैं? इस सब के लिए आपके अंदर खुद का आत्मबल होना चाहिए, खुद की साहस होनी चाहिए, अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए आपके अंदर, जो नहीं है, नहीं देखने को मिलती है किसी एसडीजीएम में, और ना ही बोर्ड के सो कॉल्ड पीईडी विजिलेंस, ईडी विजिलेंस वगैरह वगैरह। बोर्ड में जो ईडी वीपी था पुलिस वाला, उसको लाया ही गया था एक सीआरबी के द्वारा केवल एक्सटॉर्शन करने के लिए फर्मों से। उसके टाइम में लगभग सारी ही बड़ी फर्में उसके सर्विलांस में थी, ये किसी को नहीं पता है। मगर उस सीआरबी ने किसी ऑफिसर से कहा था कि हम तो उसको लाए ही अपने पर्पज से हैं, तो पर्पज तो सामने एक्सपोज हो गया। ये बात 2-4 दिन पहले ही मुझे पता चली। तो ऐसे सीआरबी जो अपने आप को बड़ा उच्च आदर्श वाला मानते रहे, उनकी भी बैकग्राउंड में ये लूप होल रहा, और उस ईडीवीपी ने कई निर्दोष लोगों को भी, ऑफिसर्स को परेशान किया। खैर ये बड़ा मामला है, इसको फिर किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर ये जो CWM मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर का जो मामला है, बहुत सीरियस मामला है। अगर रेलवे बोर्ड में और MTRS में, CRB में जरा भी नैतिकता का तकाजा है, तो ईडी की हुए कोलकाता की पोस्ट से इसका पोस्टिंग खत्म करके इमीडिएटली कोई साइड पोस्टिंग दिया जाए और इसके खिलाफ निष्पक्ष जांच बैठाई जाए, और ख़ास तौर पर जो पेंशन खातों का ट्रांसफ़र रहा है उस केस को ऑफिशियली सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंपा जाए। बाकी मामलों में तो जोनल विजिलेंस लिपापोती कर ही रहा है। जब तक हम ऐसा इसलिए तब तक कहेंगे जब तक कि फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आता है। और एक मैनिपुलेशन होता है प्रमोशन के टाइम में, एसएजी प्रमोशन है ना, लटकाए रखो साल भर, 6 महीने 1.5 साल केस को लटका के रखो, प्रमोशन हो जाने दो, फिर चार्जशीट दे देंगे, कम से कम प्रमोशन तो हेल्ड अप नहीं होगा। ये भी चालबाजी होती है। और ख़ास तौर पर अगर अपने बिरादरी का, अपने कैडर का अधिकारी हुआ तो बिल्कुल होती है, निश्चित तौर पर होती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे संज्ञान में। तो मंत्री जी तो अपने एजेंडे में बिजी हैं, सरकार अपने एजेंडे में बिजी है, सीबीसी को कुछ पड़ी नहीं है। सीबीआई वो केसेस हैंडल करता है जो ट्रैप होते हैं, ट्रैप में आसानी होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। बाकी इस तरह के केस उठाएंगे
तो उसमें सिर खपाना पड़ेगा। व्यवस्था सब है। आपको समझाने के लिए डिपार्टमेंट का अधिकारी आपकी चॉइस, आपकी मांग के अनुसार डिप्यूट किया जाता है आपके साथ में, मगर फिर भी आप जो ऐसे बड़े मुद्दे हैं वो स्वतः सुओ मोटो आप नहीं लेते हैं। वो लेते हैं जिनमें आसानी होती है, और आसानी कहीं 1000-2000 केसेस में एक आध आदमी तैयार होता है ट्रैप के लिए, जिसको आप फुल एश्योर करते हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी, तब जाके वो तैयार होता है। अदरवाइज अगर जिनसे कमीशन खोरी होती है, जितने वेंडर हैं, सीबीआई अगर सबके सर्वेलांस में डाल ले मोबाइल, फ़ोन नंबर, लैंडलाइन, तो उसमें 99% आप जाकर के सीधे ट्रैप कर सकते हैं। बड़ा प्रभाव पड़ेगा इससे। और आप करते हैं ऐसा, हमें पता है आप करते हैं, मगर उन्हीं केसेस को आप ट्रैप दिखाते हैं जो बहुत निहायत ज़रूरी होते हैं। तो बोर्ड से पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों का और साथ में ईडी की हुए कोलकाता की पोस्ट के साथ जुड़े हुए लोगों का ये मांग है, ये मानना है कि इस विवादास्पद अधिकारी की पोस्टिंग वहाँ से रद्द की जाए और इसके खिलाफ सुनिश्चित जांच बैठाई जाए, चाहे वो सीबीआई की हो, चाहे वो एक कमेटी हो निष्पक्ष अलग से, जो इसके सारे मामलों की जांच करके विजिलेंस को सौंपे, रेलवे बोर्ड को सौंपे, सीवीसी को सौंपे। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों से अपेक्षा है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों को एक्सपोज करें जो एक भारतीय रेल के बड़े तालाब में, गहरे तालाब में ऐसी सैकड़ों मछलियां हैं जो इस तालाब को गंदा कर रही हैं। ये काम हमारे अकेले से नहीं होगा, किसी एक मंत्री से, एक सीआरबी से, एक मेंबर से या एक जीएम से नहीं होगा। इसमें रेल कर्मचारियों का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए, तभी ये चीज़ें रुकेंगी। जैसे मोदी जी कहते हैं कि पब्लिक का योगदान, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी जाकर के करप्शन को कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। उसी तरह मेरा मानना है कि रेल कर्मचारी अगर जागरूक हो जाए और वो मना कर दे, और वेंडर भी इसमें शामिल हैं, वो भी स्टेक होल्डर हैं रेल के, वो भी अगर थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं तो बहुत बड़ा योगदान हो सकता है करप्शन रोकने में। बहुत बहुत धन्यवाद।